वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। सॉलिडवर्क्स में हम लोगों ने अब तक बहुत सारे कमांड देखे, फीचर्स देखे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में कुछ मिसिंग कमांड्स यानी कि हम लोगों ने पहले सीखे नहीं थे, तो वो कमांड या कुछ ऐसे कमांड जो हम लोगों को थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो ये कमांड हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर कोई कमांड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तब भी आपको सॉलिडवर्क्स के इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मिसिंग था वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बने रहना है सॉलिडवर्क्स के इस वीडियो के साथ। उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पे इस तरह से नहीं सीखेंगे कि एक टैब को सीख लिया, स्केच को सीख लिया तो स्केच के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग हर एक पॉइंट को फोकस करेंगे। जो रिमेनिंग कमांड्स है, मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग सॉलिडवर्क्स को पूरी तरह से नहीं सीखेंगे, लेकिन मैंने हो सकता है कि पिछले वीडियो में बोला होगा कि ये कमांड हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो इस तरह से कुछ कमांड्स रहेंगे जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, लेकिन स्किप नहीं करना है। और मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो आइए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको पहले सिखाता हूँ कि कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो हम लोगों ने स्केच को थोड़ा बहुत सीख लिया था कि स्केच के अंदर कैसे कैसे कमांड है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने आपको कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं बताया था। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्पेस बटन दबा के ये बॉक्स पे आने के बाद स्केच पे रहता हूँ। तो अभी क्या है, मेरा एक लाइन है जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। लेकिन मुझे बाद में समझा कि ये जो पॉइंट है, इस लाइन का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और इसका पॉइंट मुझे सेंटर में चाहिए। तो ये मैं कर सकता हूँ कंस्ट्रेंट की मदद से। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि समझिए एक लाइन है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो और एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि समझिए हाँ, सेंटर लाइन से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर कंस्ट्रेंट दिखते कैसे हैं? अगर आपको देखना है कंस्ट्रेंट, तो उस वाले लाइन के कंस्ट्रेंट के लिए आपको उस वाले लाइन को सिलेक्ट करना है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर जो दिख रहे हैं वो कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट क्या है? एक्चुअली कंस्ट्रेंट एक तरह से लाइन का रिलेशन है दूसरे लाइन के साथ। मतलब कि अगर दूसरा कोई भी कंपोनेंट है या लाइन है, उसके साथ वो जो पहली वाली लाइन है उसका रिलेशन क्या है। जैसे ये नीचे वाली लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन, ये मिड पॉइंट में है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको खींच के यहाँ पे लेके आए, क्योंकि अगर आप इसको खींच के लेके भी आते हो या डायमेंशन देते हो, तो ये जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ही रहेगा। क्योंकि इस वाले लाइन के ऊपर अगर सिलेक्ट करके देखोगे तो ये मिड पॉइंट में आएगा। और फिर अगर इतना सब होने के बाद आप यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे जाके यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके एंगल चेंज करना चाह रहे हो, तो आपको सॉलिडवर्क्स बोलेगा कि भाई ये तो पहले से डिफाइन किया हुआ है, इसको कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जब भी स्केच एडिट करने जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि ये एडिट क्यों नहीं हो रहा है। मुझे जैसे यहाँ पे समझो कि 45 डिग्री एंगल देना है, तो मैं बहुत बार ट्राई करूँगा इसको एंगल देने का, तो मुझे एंगल देना पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। और वो कंस्ट्रेंट है कि वो है वर्टिकल। यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है वो वर्टिकल। अगर आपने उसको डिफाइन भी कर दिया तो वो स्केच ओवर डिफाइन हो जाएगा। ओवर डिफाइन का मतलब क्या है कि एक ही स्केच को अलग अलग डायमेंशन, समझो कि आपने एक लाइन ड्रॉ की, वो लाइन है 10 mm की, लेकिन आप उसको चेंज करके बोल रहे हो कि नहीं 15 mm, नहीं 30 mm। कैसे हो सकता है? ये एक ही लाइन है जो 15 mm भी है, वो 10 mm भी, और 30 mm भी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कंस्ट्रेंट हमें सीखना जरूरी है, कंस्ट्रेंट का यूज हमें सीखना जरूरी है, कंस्ट्रेंट को कैसे समझना और उसके साथ ही कंस्ट्रेंट को एडिट करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझो मुझे अभी ये लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है वो 45 mm पे चाहिए, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे करने के लिए इसका जो वर्टिकल कंस्ट्रेंट है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट को सिंपली डिलीट करता हूँ। तो ये अभी ओवर डिफाइंड थी, जो कि येलो कलर में आ रही थी, तो ओवर डिफाइंड में से ये लाइन
ब्लू कलर में आ चुकी है, यानी कि हम लोग इसको अभी कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे 45 डिग्री दे देता हूँ। जैसे मैं इसको 45 डिग्री एंगल दे देता हूँ तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो यही होता है कंस्ट्रेंट के अंदर। अगर आपको कभी अलर्ट आ जाता है ओवर डिफाइन कंस्ट्रेंट का, तो आपको यही करना है कि आपको पहले कंस्ट्रेंट चेक करना है। कंस्ट्रेंट चेक करने के लिए उसको लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, आपको सभी कंस्ट्रेंट दिखाई देंगे। ग्रीन कलर के अंदर जितने भी सिंबल्स है वही कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट एक रिलेशन होता है सिंपल दो लाइन के बीच के अंदर। तो ठीक है, तो इतना तो हो गया, लेकिन मेरा पहला टास्क था कि मैं एक लाइन ड्रॉ किया था साइड में, और आपको बोला था कि मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैं करना चाहता था मर्ज, और मर्ज करके मुझे ये लाइन वर्टिकल करनी है और फिर उसको एंगल देना है। तो ये मुझे करना है, तो मैं ये कैसे करूँगा? तो इसके लिए भी आपको कंस्ट्रेंट का ही इस्तेमाल करना है। जैसे आपको मालूम है, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाना है, फिर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, हो गया। फिर इस लाइन के ऊपर आना है, फिर सेंटर में आना है, सेंटर में आने के बाद कंट्रोल के ऊपर दबाना है, और आपको ये मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। मिड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं कोइंसाइड वाला कंस्ट्रेंट जो है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। कोइंसाइड के बाद ये हो जाएगा। अभी कंस्ट्रेंट देने के बाद, कोइंसाइड कंस्ट्रेंट देने के बाद ये लाइन तो आपके आ गई। फिर आपको एंगल डिफाइन करना है, तो स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर जाना है, फिर ये वाले लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाले लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आप एंगल डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने 45 डिग्री एंगल यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि ये वाली लाइन जो मैंने 45 डिग्री पे की हुई है उसको मैं वर्टिकल करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली वर्टिकल। तो मैं इसको कंसेप्ट वर्टिकल कर सकता हूँ। तो इस लाइन के ऊपर मुझे आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऐड रिलेशंस मिलेंगे। ये लाइन इसके लाइन के साथ फिक्स करना चाहते हैं, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी वर्टिकल करना है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल के ऊपर क्लिक करूँगा। वर्टिकल के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे आ गया अनसॉल्व्ड, यानी कि स्केच के अंदर आप इस लाइन को वर्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्केच जो है वो ओवर डिफाइन हो चुका है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फिलहाल के लिए मैं ओके बोल देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस वाले स्केच का जो डायमेंशन दिया था उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मैं उसको डिलीट करता हूँ तो मेरी लाइन वर्टिकल हो जाएगी, और लाइन वर्टिकल हो गई, मेरा एम कंप्लीट हो गया। तो यही था स्केच के अंदर। आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्केच आप जब भी ड्रॉ करते हो तो आपको डिफिकल्ट स्केच ड्रॉ करते वक्त कंस्ट्रेंट के बारे में सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इतना तो हो गया। फिर मैं आपको अभी ये जो पूरा हो गया मेरा कंस्ट्रेंट के बारे में, तो एक पार्ट अपना जो पिछले वीडियो में बचा था वो पूरी तरह से हो गया। तो इसके साथ मैं अभी आपको फीचर्स टैब के बारे में कुछ बताने जाने वाला हूँ। मतलब फीचर्स टैब और कंस्ट्रेंट टैब दोनों के अंदर कुछ कमांड्स है जो कॉमन है। जैसे कि फीचर्स टैब के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लीनियर पैटर्न, और लीनियर पैटर्न का अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न है, या पैटर्न का अलग अलग शेप के पैटर्न है, फिल इन पैटर्न है, ऐसे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो ये क्या चीज़ है, मैंने आपको उस वीडियो में थोड़ा सा समझाया था, मैंने सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करके दिखाया था आपको। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं दोनों में से डिफरेंस क्या है बताने वाला हूँ। जैसे स्केच के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे भी है लीनियर पैटर्न, और इसके अंदर भी है सर्कुलर पैटर्न और लीनियर पैटर्न। तो होता क्या है कि हम कोई स्केच बनाते हैं और हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि हम एक स्केच का कोई भी एक्सट्रूड या कमांड अप्लाई करके उसका एक पार्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन हम लोग कोई स्केच को मिरर करें तो उस पार्ट का मिरर नहीं बन जाएगा। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने कोई ये स्केच ड्रॉ किया है, समझो कि आपने एक यहाँ पे, मैं उस स्केच को डिलीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, और इस रेक्टेंगुलर को मैं यहाँ पे 100 नंबर तक मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ एक आएगा, फिर इसके आगे एक आएगा, फिर इसके आगे एक आएगा, ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्केच लीनियर पैटर्न के अंदर चाहिए तो आपको ये वाला कमांड यूज करना है। लेकिन आपको कोई बॉडी जो है आपको लीनियर पैटर्न या सर्कुलर पैटर्न के अंदर चाहिए तो आपको फीचर्स टैब में जाके वो चीज़ यूज करनी पड़ेगी। तो ये दो डिफरेंस है दोनों के अंदर। मिरर के बारे में भी सेम ही है, आप स्केच मिरर करना चाहते हो या बॉडी मिरर करना चाहते हो। तो ये दोनों चीज़ें थी हमारे स्केच, और स्केच के जो मिरर है और फीचर का जो मिरर है उसके
दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शेल कमांड को यूज़ नहीं किया था और लूप बॉस बेसिस कमांड को यूज़ नहीं किया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो बताने वाला हूँ शेल कमांड क्या होती है और बहुत ही कम समय में शेल कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड कुछ 10 mm 20 mm कर लेता हूँ, यानी कि समझो कि 60 mm मैंने एक्सट्रूड कर लिया है। एक्सट्रूड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉडी है वो इस साइड से ओपन हो, बाकी सभी साइड से क्लोज हो। तो मैं यहाँ पे सेल कमांड को यूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा इस वाले फेस के ऊपर और यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका डायमेंशन वो सिर्फ 2 mm ही करता हूँ मैं। 2 इतना ही इंटर करना है और क्लिक कर देना ओके। ओके क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन गया। ये इलेक्ट्रिकल बॉक्स वगैरह जो चीज़ें होती है इसमें डिज़ाइन करने में बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं ये, इसलिए मैंने आपको सेल कमांड तो बता दिया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लूप कमांड के बारे में। तो समझिए कि अभी ये मेरा सेल कमांड है, लेकिन इसके आगे मुझे एक कोई सर्कल चाहिए। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको एक बताया था कि इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक्सट्रूड में से कि स्केच को ऑफसेट कैसे कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग रेफरेंस प्लेन का यूज़ करेंगे। रेफरेंस प्लेन क्या होता है कि हमारे 3 तो प्लेन होते हैं। कौन से प्लेन होते हैं हमारे? फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। उसके साथ हमारे और भी प्लेन्स बनते जाते हैं, क्रिएट होते जाते हैं। जैसे कि एक बॉडी बना तो बॉडी का ये एक प्लेन बना, ये एक प्लेन बना, उसके साथ पीछे बैक साइड में एक प्लेन बना, ये सभी प्लेन्स बनते हैं गए हैं। तो इन प्लेन के ऊपर भी हम लोग स्केच कर सकते हैं। लेकिन समझो अभी जो मेरी ये जो बॉडी बन चुकी है इसके आगे मैं कुछ पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? तो एक ऑप्शन है उस बॉडी पे सर्कल ड्रॉ करो, फिर उसको ऑफसेट करो। ऑफसेट करने के बाद वहाँ पे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन और एक तरीका है हम लोग इसको ड्रॉ करने का, वो है रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करना है। प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फेस सिलेक्ट करना है। तो ये वाला फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफसेट डिस्टेंस दिखाई देगा। तो ऑफसेट डिस्टेंस को आपको बढ़ाना है जितना आपको चाहिए। जैसे मुझे 100 mm पे ऑफसेट चाहिए तो मैं 100 mm तक इसको बढ़ाता हूँ। 100 mm इंटर करने के बाद मैं सिंपली क्लिक ओके करता हूँ। तो ये मेरा प्लेन हो गया। तो अभी हम लोग टॉप, फ्रंट, प्लेन और उसके साथ ही कोई भी बॉडी के ऊपर स्केच करना तो जानते थे, लेकिन हम लोग कोई रेफरेंस प्लेन लेके उसके ऊपर भी स्केच कर सकते हैं। तो मैं अभी वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस प्लेन के ऊपर क्लिक करना, फिर स्केच के ऊपर क्लिक करना। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस वाले प्लेन पे आना है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। एग्जिट स्केच करता हूँ। आपको सिलेक्ट करना है वो प्लेन जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है, किया ओके। यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करना है, किया, ये भी ठीक है। फिर आपको करना है यहाँ पे स्केच। यहाँ पे स्केच करने के लिए मैं स्पेस दबा के फ्रंट लाइन पे आ गया। फ्रंट लाइन पे आने के बाद में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से शेप चाहिए कि यहाँ से मैं कुछ अगर लिक्विड फील करता हूँ तो इसके अंदर जाके वो जमा होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि इस वाले बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज करना है। ठीक है, यानी कि मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ फिर इसका बेनिफिट बताता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि एक स्केच बन गया तो मुझे और एक स्केच करना पड़ेगा। और एक स्केच बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस वाले फेस के ऊपर स्केच करूँगा। तो उसके लिए मुझे पहले एक स्केच से एग्जिट होना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर मैं इस स्केच के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे कुछ स्केच करने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके देख रहा हूँ कि स्केच का कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो नहीं आएगा। आपको एग्जिट स्केच होना पड़ेगा। स्केच के लिए स्केच करना है तो पहले स्केच में से एग्जिट हो जाओ, फिर दूसरा स्केच करो। एग्जिट स्केच किया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर इस लाइन के ऊपर स्केच के ऊपर क्लिक किया। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि ये पूरा जो रेक्टेंगल अभी मैं कहाँ स्केच कर रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर, मतलब कि इस फेस के ऊपर स्केच कर रहा हूँ। तो मुझे ये जो साइड वाले लाइंस है वहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉर्नर रेक्टेंगल। मैं कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक स्केच चाहिए, समझो। तो मैं कुछ इस तरह से स्केच ड्रॉ करूँगा। तो मेरा स्केच हो गया, देखिए ब्लैक कलर में आ रहा है, ये मेरा स्केच हो गया। तो इस तरह से आप एक स्केच कर सकते हो। और एक यहाँ पे तरीका है जिससे आप फटाक से स्केच कर सकते हो, और यही बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए ये स्केच के अंदर थे, तो इस वाले लाइन, इस वाले सर्कल को ऑफ सिलेक्ट करना है, इस वाले फेस को ऑफ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट एंटिटी के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि इसका जो भी बॉर्डर था वो कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुका है।
तो अभी ये आपको ड्रॉ करना था यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब झंझट गई। अब जब चाहे तो सिर्फ स्केच करना है, फिर कन्वर्ट एंटिटी करना है और आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आपको लूप कमांड के बारे में अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जाने वाला हूँ। वो है कि लूप कमांड यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 स्केच रहने चाहिए और दोनों भी स्केच के अंदर से हम एग्जिटेड रहने चाहिए। यानी कि मैं अभी एक स्केच के अंदर हूँ, यहाँ देखिए मैं स्केच के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करता हूँ तो दोनों भी स्केच मुझे पेंसिल स्केच में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं लूप कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लूप बॉस बेस के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा, फिर जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा और देखिए यहाँ पे लूप बॉस बेस मेरा होके बन के रेडी है। फिर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पे थीन फीचर को अप्लाई करूँगा। थीन फीचर को अप्लाई करते वक्त मैं 1 mm ही रख देता हूँ बाय डिफॉल्ट और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरा ये लूप कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लूप कमांड ही क्यों यूज़ किया। जैसे कि समझे कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसका इनलेट है, उसका आउटलेट है, तो इशू क्या हो जाता है कि हमारा एक इनलेट होता है वो स्क्वायर में रहता है और आउटलेट रहता है सर्कुलर में। तो हमें कोई भी कंपोनेंट अगर जिसका आउटलेट रेक्टेंगुलर है और इनलेट सर्कल है, उस वाले पार्ट को हम लोग लूप कमांड के अलावा किसी भी कमांड से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया गया है, ये जो एंगल दिया गया है, फिर उसको जो कर्व वगैरह आई हुई है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बेंडिंग भी आया हुआ है इस वाले कॉर्नर पे, ये लूप कमांड ही प्रोवाइड करवाता है, कोई दूसरा कमांड प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। तो इसीलिए लूप कमांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सॉलिडवर्क्स का जो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किए थे उसमें से कुछ पॉइंट्स थे। रेफरेंस प्लेन के अंदर भी प्लेन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में आता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लेन समझो कि ये है, तो इसके ऑपोजिट में आ गया दूसरा प्लेन, लेकिन मुझे मिडल में कोई प्लेन चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे दूसरा वाला प्लेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए जो सेंटर में प्लेन आया वो हमारा प्लेन है। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस प्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और भी रेफरेंस प्लेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे टैंजेंट वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, टैंजेंट वगैरह है। समय के साथ हम लोग इसको भी सीखेंगे और ये अपने आप हमारे साथ आ जाएगा कि कैसे उसका यूज़ करना है, क्या उसका यूज़ है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। तो अभी फीचर्स को भी हम लोग ऐसे मानते हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह से फीचर्स टैब को पूरा कर लिया है, स्केच टैब को पूरा कर लिया है। और हमें एक चीज़ सीखना भी ज़रूरी है कि वेल्डमेंट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आता है सॉलिडवर्क्स के अंदर। वेल्डमेंट को भी हम लोग सीखेंगे। क्या होता है कि अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। कुछ इंडस्ट्री में सरफेस मॉडलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो कुछ इंडस्ट्री में वेल्डमेंट्स, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही कमांड्स में डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा ही है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी अगर स्केच आपको एडिट करना आ जाए, उसको यूज़ करना, उसको समझना आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपली डिलीट मार रहा हूँ, पूरी तरह से डिलीट कर लिया है इसको। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ वेल्डमेंट के बारे में। वेल्डमेंट क्या है एक्चुअली, वेल्डमेंट क्या है वो समझते। समझो कि कोई एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी कि बेस है, फ्रेम है, उसके अंदर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगाने हैं। जैसे कि सिलाई मशीन का कोई नीचे का टेबल रहता है तो उसका एक फ्रेम रहता है, या फिर समझो कि कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई एक टेबल है, उसके ऊपर मोटर्स वगैरह बैठने वाली है, तो वो सब चीज़ एक फ्रेम के अंदर आ जाती है। और उस फ्रेम के ऊपर जो भी माउंट होता है वो हम लोग माउंटिंग टूल्स बोलते हैं और उसको माउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको भी सीखें, स्ट्रक्चरल मेंबर को भी सीखें, स्ट्रक्चरल मेंबर को यूज़ कैसे करते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेंबर को सीखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे, जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए वेल्डमेंट के टैब पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3D स्केच दिखाई दे रहा है। तो हमें कोई 3D स्केच चाहिए जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं शॉर्ट्स में, लेकिन हम लोग आगे जाके इसको डिटेलिंग में भी देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल 3D पार्ट डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। 3D पे ऊपर सिलेक्ट करना है, लाइन के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल सिलेक्ट करने वाला हूँ, ऐसे समझिए, और उसको ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे स्केच में आके भी यहाँ पे 3D पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। 3D पार्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आप 3D पार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक वन साइड होगी, फिर मैं इसको ऐसा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैब दबा के इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। फिर मैं टैब दबा के इस वाले पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। फिर टैब दबा के मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए टैब दबाना है, बस इतना ही है। 3D पार्ट के अंदर कुछ अलग नहीं है, क्या कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए अभी ये इस वाले लाइन पे ड्रॉ हुआ है, मैं उसको
स्क्रॉल करके देख सकता हूँ, तो मुझे फिर से ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर ड्रॉ देखना है ड्रॉ कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, गलत डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर टैब को दबाना है। टैब को दबाने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। फिर यहाँ पे भी एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो समझिए मेरा कुछ इस तरह से एक टेबल था जो कि ड्रॉ हो चुका है। फिर हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कंस्ट्रेंट देके हम लोग इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड को 130 mm स्मार्ट डायमेंशन की मदद से डिफाइन कर लिया है। फिर मैं क्या करूँ कि इस लाइन और इस लाइन को मैं इक्वल देना चाहता हूँ कंस्ट्रेंट, तो मैं यहाँ पे इक्वल बोलूँगा तो वो दोनों लाइन का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है। फिर ये होने के बाद मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल जो डिस्टेंस रहेगा हमारा, ये सभी स्टूल का जो स्टैंड्स रहेंगे वो सभी के एंगल्स जो रहेंगे वो सेम डिस्टेंस के रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर जाऊँगा और किसी एक का डायमेंशन फिक्स करूँगा। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन फिक्स करता हूँ किसी एक का 100 mm। तो 100 mm में किसी एक का डायमेंशन फिक्स करने के साथ वो सभी जो लाइन्स रहेंगे उनको सिलेक्ट करके इक्वल कंस्ट्रेंट दूंगा, जिससे वो सभी लाइन इक्वल हो जाएगी। अभी आप सोचिए कि अब अगर आपको कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं मालूम होता तो आपको हर एक लाइन को डायमेंशन देते हुए कितना टाइम लग जाता। तो इसीलिए कुछ फीचर्स रहेंगे जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। अभी हमारा पूरी तरह से एक स्टूल बन चुका है, तो हम लोग देखेंगे अभी कि इसमें इस वाले स्टूल को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रक्चरल मेंबर की मदद से। तो यहाँ पे वेल्डमेंट के अंदर जाना है। वेल्डमेंट के अंदर जाने के बाद आपको इस वाले जो आपके स्केच के अंदर हो 3D स्केच के अंदर, यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे आइकन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है iOS। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि स्क्वायर बीम, और फिर यहाँ पे साइज सिलेक्ट करना है पहला वाला। आपको जो चाहिए वो साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, और साइज सिलेक्ट करने के बाद आप अगर उसको इस तरह से देंगे ड्रॉ करेंगे तो आपका वो स्केच बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि मैंने जो लेंथ दी थी सबसे पहले स्केच को बहुत ही छोटी थी, और मेरा कम से छोटे साइज का मैंने बीम तो सिलेक्ट कर लिया, फिर वो ड्रॉ हो चुका है। अगर मैं सभी लाइन को डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको और इसको मैंने डिसलेक्ट किया, तो ये मेरा बीम तो बन चुका है, लेकिन ये ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोगों ने ये 130 mm मतलब हमारी स्केल होती है 100 mm की, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा की हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है। तो उसका मतलब ही नहीं है ना, मतलब कोई भी आई बीम या स्क्वायर बीम इतना छोटा नहीं बनेगा। तो फिर भी हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और वो कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये डायमेंशन दिखाई देंगे, और फिर आप यहाँ पे इन डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये 40 mm है, तो मैं इसको 20 mm कर सकता हूँ, या 10 mm भी कर सकता हूँ। ठीक है। फिर आपको 80 mm है, तो मैं 80 mm को 40 mm कर देता हूँ। ठीक है। और उसके साथ वो इनर डिस्टेंस वगैरह, वो जो सभी डिस्टेंस के पॉइंट्स वगैरह वो है आपको समझ में आ जाएंगे, तो उसको आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने एडिट तो कर लिया, लेकिन देखिए उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। उसका रीज़न है कि आपको एडिट पे जाके फिर आपको क्लिक करना है, तो वो सॉलिड वर्क समझ जाएगी कि हाँ आपने जो एडिट किया था वो किया, वो अप्लाई कर देगा सॉलिड वर्क्स। अभी जो आपने एडिट किया था उसको अप्लाई कर दिया सॉलिड वर्क्स। ठीक है। तो मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा कि क्या चेंजेस किए थे मैंने, तो ये सॉलिड वर्क्स का स्ट्रक्चरल मेंबर का एक पार्ट बन चुका है समझो। तो इसी तरह से हम लोग इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे उन सब चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा टेबल का फ्रेम बन चुका है। अभी जो वर्टिकल लाइन्स है उसको भी मैं स्ट्रक्चरल मेंबर में करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए स्क्वायर ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ट्यूब करके एक है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे 20x20 mm वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे, और फिर सिंपली ओके बोल देंगे। तो हमारा ये टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हम इसी तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर का यूज़ करते हुए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी एकदम आसानी से तरीके से बना सकते हैं। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल मेंबर और वेल्डमेंट के बारे में। तो लगभग हमारे सभी पॉइंट्स सॉलिडवर्क्स के अंदर क्लियर हो चुके हैं जितने हमें ज़रूरत है। फीचर्स में, स्केच में, सरफेस तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, सरफेस एकदम लास्ट में देखेंगे। सरफेस का हमारे इंडस्ट्री में, मतलब हमारे अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें कम ही यूज़ होता है। बहुत ही रेयर केस में सरफेस हमें यूज़ करना पड़ेगा कोई कमांड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफेस के बिना हम लोग कुछ बना ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहाँ पे सरफेस मॉडलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उस तरह से अभी के लिए हमारे लिए सरफेस मॉडलिंग इंपॉर्टेंट नहीं। तो और एक देखते हैं कि इवैल्यूएट क्या सीन होता है कि
देखिए समझिए कि आपके पास एक स्केच बन गया, आपको मालूम है कि मेरी ये लाइन 130 mm की है, लेकिन अभी आपने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन और आपको इसके ऊपर कुछ माउंट करना है। माउंट करने के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे सॉलिडवर्क्स हमें अलग अलग यूनिट्स में और अलग अलग चीज़ें मेजर करने के फीचर्स प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि और बोलूँगा भी कि हमें सिर्फ मेजर करने की ज़रूरत रहने वाली है। तो मेजर कैसे करते हो वो आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको ये लाइन को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो आपका 170 लाइन का डिस्टेंस आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक सेंटर डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि आपने 3 लाइन जो सिलेक्ट की ना, उसको सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करवा के देगा आपको, एग्जैक्टली सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करवा के देगा सॉलिडवर्क्स के अंदर। और इससे आपको नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो डिजाइनिंग करना एकदम आसानी से आ जाएगा। पॉसिबल है जो डायमेंशन आपके पास नहीं है उस डायमेंशन को भी आप इवेल्यूएट करके सॉलिडवर्क्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सॉलिडवर्क्स के फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो इतने में हम लोग अभी ये मान लेते हैं कि सॉलिडवर्क्स के जितने भी फीचर्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए, जो बेसिक हम लोगों को जरूरी रहने वाले हैं। उसके साथ बहुत सारे फीचर्स है, सिमुलेशंस है, एमबीडी है, फ्लो सिमुलेशन है। फ्लो सिमुलेशन में भी हो सकता है कि मैं आपको एक छोटा सा सिमुलेशन दिखा दूँ। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल लेवल का प्रोजेक्ट सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने जितना चाहिए उतना सीख लिया है। तो अभी मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू एक्चुअली क्या करता है कि आपका जो डिज़ाइन होगा, जैसे कि समझिए ये सेक्शन व्यू है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉप करता हूँ। तो उसको क्रॉप करके दिखा देगा कि आपका कौन से पार्ट पे क्या है। आपको दिखाई देता होगा कि सेक्शन व्यू काम क्या करता है, वो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको वो क्रॉप करके देगा। अगर आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए पैनल दिए हुए हैं। जैसे ये साइड से फिर ये साइड से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन चेंज करके भी आप क्रॉप करके देख सकते हो। कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट का इनर पार्ट अगर डिज़ाइन करना है तो सेक्शन व्यू का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। झूम झूम करके एक है तो झूम टू फिट करके एक है तो पूरा फिट कर देगा। फिर आप किसी भी सेक्शन को झूम करना है आपको, तो यहाँ पे आप इस वाले कमांड को सिलेक्ट करके आपको पर्टिकुलर सेक्शन को ऊपर झूम करके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो कंपोनेंट लिया है उसका कौन से फेस से आप देखना चाहता हूँ, इसके लिए व्यूज़ अलग अलग दिए हैं। नॉर्मल टू भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई भी फेस पे नॉर्मल टू, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने जो पार्ट डिज़ाइन किया उसको आप किस तरह से देखना चाहते हो। आप एक 3D 2D लाइंस में भी देख सकते हो उसको, ठीक है। और उसको एक सॉलिड मॉडल के अंदर देख सकते हो, उसको नॉर्मल ऑटोकैड के मॉडल में भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है लाइंस। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें शो करनी है, जैसे कि सेक्शन लाइन मुझे यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे सेक्शन लाइन यूज़ करूँगा। तो जितने भी लाइंस रहेंगे, प्रोजेक्शंस लाइन, सेंटर लाइंस, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। लेकिन मैं अभी आपको, अगर आप बिगिनर है तो इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी मत कीजिए, जैसे आप उसको इस्तेमाल करते रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर अपीयरेंस एक चीज़ है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आती है कलर अपीयरेंस करके। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी पार्ट का मॉडल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आ रही है, सेकंड लास्ट नंबर पे, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको दिखाया था वो कुछ इस तरह से था। सेक्शन व्यू को मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पूरी तरह से दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड व्यू था, तो उससे कुछ इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड अप्लाई करके देख सकते हैं। सॉलिडवर्क्स बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको प्रोवाइड करवाता है, उसके अकॉर्डिंग आप पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये था सॉलिडवर्क्स का बेसिक जो फीचर्स थे उनके बारे में। फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यूज़ वगैरह, आप सॉलिडवर्क्स के पार्ट को किस तरह से देखना चाहते हैं, कॉर्टन व्यूज़ वगैरह। तो मैं यहाँ पे पहले प्लेन पे सिलेक्ट करता हूँ, प्लेन वाइट, और फिर आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्शन व्यू में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा दिखती है, और बैक का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे समझिए कि हम लोग एक रेलवे ट्रैक पे खड़े, तो आगे के रेलवे ट्रैक जाता है तो वो नज़दीक आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ट्रैक जो है, जो एंड पॉइंट है, उसको वो बाहर खींच देगा, उससे आपको नज़दीक नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। कार्टून्स में कैसे दिखेगा वो, एम्बिएंट ओजोन में कैसे दिखेगा, शैडो इन मोड में कैसे दिखेगा, आप इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखिए। इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर कुछ बिगड़ भी जाता तो आप आराम से उसको रीसेट कर सकते हो। तो सॉलिडवर्क्स के इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना था, और अगली बार हम लोग एक इंडस्ट्रियल लेवल का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो रेडी रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखना कि कब क्या प्रॉब्लम आई थी, उसका सोल्यूशन क्या था। तो हम लोग आगे से सॉलिडवर्क्स को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।